नमस्कार। वेदांत क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। देखिए, आज अपना जो चर्चा का विषय है भारत की संघीय कार्यपालिका। तो संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत आज अपन राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखिए, संघीय कार्यपालिका। तो आज अपन संघीय कार्यपालिका के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, संघीय कार्यपालिका, तो कार्यपालिका के गठन का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका के गठन का उल्लेख किया गया है कि भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 12 से 78 तक संघीय कार्यपालिका के गठन का उल्लेख किया गया है। देखिए, कार्यपालिका है ये यानी संघ सरकार या केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण अंग है कि कार्यपालिका केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण अंग है। इसका प्रमुख कार्य यानी संसद के द्वारा जो कानून बनाया गया है उस कानून को लागू करना इस कार्यपालिका का प्रमुख कार्य है। देखिए, कार्यपालिका के गठन का उल्लेख संविधान के भाग 5 के आर्टिकल 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका के गठन का उल्लेख किया गया है। कार्यपालिका हमारी जो संघीय सरकार है उसका महत्वपूर्ण अंग है। इस कार्यपालिका का प्रमुख कार्य जो संसद के द्वारा जो कानून बनाया गया है उस कानून को लागू करना ही इस कार्यपालिका का प्रमुख कार्य है। देखिए, अब संघ की कार्यपालिका में यानी संघीय कार्यपालिका, अब संघीय कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है या संघीय कार्यपालिका का निर्माण कैसे होता है, इसमें कौन कौन शामिल है। तो देखिए, संघीय कार्यपालिका में जो शामिल होते हैं तो संघीय कार्यपालिका में तो देखिए, संघीय कार्यपालिका में है तो संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद व महान्यायवादी, ये संघीय कार्यपालिका में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, संघीय कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है। तो संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति शामिल होता है, इसमें उपराष्ट्रपति शामिल होता है, इसमें प्रधानमंत्री शामिल होता है, इसमें मंत्रिपरिषद शामिल होती है और इसमें देश का महान्यायवादी, इन सब से मिलकर इस संघीय कार्यपालिका का क्या होता है, निर्माण होता है। इस संघीय कार्यपालिका का निर्माण होता है। अब देखिए, हमारे भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था यानी भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है और संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाए जाने के कारण हमारी जो संघीय कार्यपालिका या कार्यपालिका कैसी हो जाती है कि संसदीय शासन व्यवस्था अपनाए जाने के कारण कार्यपालिका दोहरी हो जाती है। यानी कार्यपालिका दो प्रकार की हो जाती है, दो इसके मुखिया हो जाते हैं। यानी कार्यपालिका कैसी हो जाती है, दोहरी कार्यपालिका। तो दोहरी कार्यपालिका हो जाती है।
संसदीय शासन व्यवस्था अपनाए जाने के कारण दो इसके यानी अध्यक्ष दो हो जाते या मुखिया दो हो जाते। तो देखिए दोहरी कार्यपालिका के अंतर्गत अब नंबर 1 है संवैधानिक या औपचारिक या नाम मात्र, संवैधानिक, औपचारिक या नाम मात्र की कार्यपालिका, संवैधानिक, औपचारिक या नाम मात्र की कार्यपालिका। तो देखिए संवैधानिक, औपचारिक या नाम मात्र की कार्यपालिका, और दूसरी है वास्तविक कार्यपालिका, यानी संवैधानिक, औपचारिक या नाम मात्र की कार्यपालिका, दूसरी है वास्तविक कार्यपालिका। अब देखिए संवैधानिक, औपचारिक या नाम मात्र की कार्यपालिका का जो मुखिया है वो क्या कहलाता है, वो संवैधानिक, औपचारिक या नाम मात्र की जो कार्यपालिका है उसका जो मुखिया है राष्ट्राध्यक्ष कहलाता है, और वास्तविक कार्यपालिका का जो मुखिया है वो शासनाध्यक्ष कहलाता है। वास्तविक कार्यपालिका का मुखिया क्या कहलाता है, शासनाध्यक्ष कहलाता है, और संवैधानिक, औपचारिक या नाम मात्र की कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्राध्यक्ष कहलाता है। अब देखिए भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन है, तो भारत का राष्ट्राध्यक्ष है राष्ट्रपति, और भारत का शासनाध्यक्ष कौन है, तो भारत का शासनाध्यक्ष है प्रधानमंत्री, यानी भारत का शासनाध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों की संवैधानिक, औपचारिक या नाम मात्र की कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्राध्यक्ष कहलाता है, और विश्व में राष्ट्राध्यक्ष का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ब्रिटेन की महारानी या सम्राट है, क्योंकि ब्रिटेन में राष्ट्राध्यक्ष का पद वंशानुगत है, इसलिए वहां पर राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। इसके विपरीत भारत में यानी राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जो भारतीय जनता के द्वारा निर्वाचित होता है, भारतीय जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है, इसलिए भारत क्या है, गणतंत्रात्मक है। और ब्रिटेन में राष्ट्राध्यक्ष का पद कैसा है, यानी वंशानुगत है, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। अब देखिए वास्तविक कार्यपालिका, तो वास्तविक कार्यपालिका का जो मुखिया है वो शासनाध्यक्ष कहलाता है। अब वास्तविक कार्यपालिका का मुखिया है जो शासनाध्यक्ष कहलाता है, और विश्व में यदि शासनाध्यक्ष का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अपन देखते हैं तो अमेरिका का राष्ट्रपति है, कि अमेरिका का राष्ट्रपति, क्योंकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। अब अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अपनाए जाने के कारण अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष भी राष्ट्रपति होता है और अमेरिका का शासनाध्यक्ष भी राष्ट्रपति होता है। तो कहने का मतलब संसदीय शासन व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका दोहरी हो जाती है, जिसके दो अलग अलग मुखिया हो जाते हैं। तो भारत में संवैधानिक, औपचारिक या नाम मात्र की कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्राध्यक्ष कहलाता है, जो भारत में कौन है, राष्ट्रपति है, और वास्तविक कार्यपालिका का मुखिया शासनाध्यक्ष कहलाता है, जो भारत में कौन है, प्रधानमंत्री है। तो अब आपसे प्यारे विद्यार्थियों राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है, शासनाध्यक्ष कौन होता है, इसके बारे में आप परिचित हो गए। अब देखिए आगे चलते हैं अपन। भारत का राष्ट्रपति। अब देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति के बारे में। तो देखिए राष्ट्रपति है अब हमारे भारत में संवैधानिक पदक्रम के अनुसार राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च अधिकारी होता है, यानी देश का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है या अधिकारी होता है। कि संवैधानिक पदक्रम के अनुसार राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च अधिकारी होता है, वह देश का प्रथम नागरिक होता है, वह देश
देश की एकता, अखंडता व सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। देश की एकता, अखंडता व सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। उसके नाम के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। लेकिन वह अपने सभी कार्यों को प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करता है। इसीलिए वह भी भारत में यानी ब्रिटेन के सम्राट की भांति केवल नाम मात्र का मुखिया होता है। देखो प्रिय विद्यार्थियों कि राष्ट्रपति है, संवैधानिक पदक्रम के अनुसार है कि राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च अधिकारी होता है। वह देश का प्रथम नागरिक होता है। देश की एकता और अखंडता का प्रतीक होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। हमारे भारत देश के यानी सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। लेकिन वह अपने सभी कार्यों को प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करता है। इसलिए राष्ट्रपति भी देश में यानी ब्रिटेन के सम्राट की भांति केवल नाम मात्र का मुखिया होता है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अनुच्छेद 52 यानी 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। 52 में क्या कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा कि आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे संविधान का कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति के पद का उल्लेख करता है, तो आर्टिकल 52 राष्ट्रपति के पद का क्या करता है, उल्लेख करता है। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 53 में है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति है, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति यानी संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आर्टिकल 53 में कि संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से न होकर अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें 3 प्रकार के सदस्य शामिल होते हैं। कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से न होकर अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा, जिसमें 3 प्रकार के क्या होंगे, सदस्य शामिल होंगे। अब वो 3 प्रकार के सदस्य कौन कौन से हैं, देखिए 3 प्रकार के सदस्यों के बारे में अपन देखते हैं। नंबर 1, संसद के दोनों
सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। फिर नंबर 2 है सभी राज्यों की विधान सभाओं, सभी राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और नंबर 3 है केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभा, दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो कहने का मतलब देखिए, हमारे भारत में आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख करता है कि आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस किस के द्वारा किया जाएगा, कौन मतदाता होगा। तो देखिए, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से न होकर अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें 3 प्रकार के सदस्य शामिल होते हैं। तो देखिए, संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। कहने का मतलब मनोनीत सदस्य हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, क्योंकि मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं है। अब देखिए, दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के सदस्यों को, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया था 70वां संविधान संशोधन 1992, यानी 70वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया। तो यह आपके राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से किया जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है कि जैसे अब मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे, सभी राज्यों, जिन राज्यों में विधान परिषद है तो विधान परिषद के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में क्या नहीं लेते, भाग नहीं लेते। तो अब कौन भाग नहीं लेता है कि मनोनीत सदस्य नहीं लेते, सभी राज्यों की विधानसभाओं के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य इस चुनाव में भाग नहीं लेते। अब देखिए आर्टिकल या अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति पर अपन चर्चा करते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन है कौन सी पद्धति के द्वारा किया जाएगा। तो देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, यानी जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। यानी देखिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अब देखिए, चुनाव की हमारे भारत में 2 पद्धतियां, एक फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट पद्धति। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट पद्धति का क्या मतलब होता है कि इस पद्धति में
यानी ये लोकसभा विधानसभा के सदस्यों के चुनाव में काम ली जाती है। इस पद्धति में यानी कोई मतों का कोटा निर्धारित नहीं होता है, चाहे एक व्यक्ति ने 10% मत प्राप्त किए हो और दूसरे व्यक्ति ने 11% मत प्राप्त कर लिए तो चुनाव कौन जीतेगा? 11% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति चुनाव जीतेगा। लेकिन फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट पद्धति जो लोकसभा विधानसभा के चुनावों में काम ली जाती है। अब देखिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति में क्या होता है? इस पद्धति में यानी मतों का कोठा निर्धारित होता है, यानी मतों का कोठा क्या होता है? निर्धारित होता है, यानी जो 50% मतों से अधिक मत प्राप्त करेगा वही राष्ट्रपति निर्वाचित होगा। अब इसमें क्या है कि मतों का जो कोठा निर्धारित होता है, जो 50% मत प्राप्त करेगा तो वही यानी राष्ट्रपति निर्वाचित होगा। अब देखिए इस पद्धति में यानी देखो अब राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जनसंख्या का आधार, तो देखिए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 1971 की जनसंख्या को क्या माना गया है? आधार माना गया है। अब इसमें देखिए यानी मतों का मूल निकाला जाता है, तो मतों के मूल निकालने के लिए अब देखिए मतों का जो मूल निकाला जाता है तो वो मतों का मूल निकालने के लिए क्या किया जाएगा? तो मतों का मूल निकालने के लिए हमारे भारत में यानी सांसद और विधायकों यानी सांसद और विधायक के मत का मूल निकाला जाता है। मत का क्या निकाला जाता है? मूल निकाला जाता है। और मत का मूल निकालने का आधार वर्ष 1971 की जनसंख्या को माना गया है कि मत का मूल निकालने का आधार वर्ष क्या है? 1971 की जनसंख्या को माना गया है। अब 1971 की जनसंख्या के आधार पर मत का मूल निकाला जाता है। तो अब यानी इसमें देखिए मत मूल निकालने का जो यानी मत मूल निकालने का एक सूत्र काम में लिया जाता है कि एक विधायक का मत मूल बराबर राज्य की कुल जनसंख्या बटे विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या इंटू 1/1000। तो कहने का मतलब उस समय राज्य की जनसंख्या, तो दोबारा देखिए एक विधायक का मत मूल बराबर राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा की कुल सीट इंटू 1/1000। तो इस आधार पर हमारे राजस्थान की यदि जनसंख्या, राजस्थान का जो एक सांसद एक विधायक का मत मूल्य है तो एक विधायक का मत मूल्य राजस्थान का कितना है? तो राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य कितना है? 129 आता है, क्योंकि 1971 की जनसंख्या को आधार मानकर अब 1971 में हमारे राजस्थान की जो जनसंख्या है 2,57,65,806। तो इस प्रकार 2,57,65,806 तो उसको आधार मानकर यदि हम निकाले तो यानी 129 राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य कितना है? 129। हमारे भारत में सर्वाधिक विधायक का मत मूल्य यानी 208 कहाँ का है? यूपी का। सर्वाधिक विधायक का मत मूल्य 208 यूपी का है। सबसे कम विधायक का मत मूल्य केवल 7 है। केवल 7 कहाँ का है? सिक्किम का। यानी सबसे कम विधायक का मत मूल्य कहाँ का है? 7। केवल 7 कहाँ का है? सिक्किम का। तो अब इसके बाद में एक सांसद का मत मूल्य निकाला जाता है। अब एक सांसद का मत मूल्य निकालने का सूत्र है एक सांसद का मत मूल्य बराबर सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों का कुल मत मूल्य यानी विधायकों का कुल मत मूल्य बटे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। इस आधार पर यानी सांसद का मत मूल्य निकाला जाता है। तो हमारे भारत में यानी एक सांसद का मत मूल्य है, एक सांसद का मत मूल्य है 708। यानी एक सांसद का मत मूल्य कितना है? 708। एक सांसद का मत मूल्य है 708। तो कहने का मतलब अब इस प्रकार मत मूल्य निकाल लिया जाता है। फिर वोटिंग होती है। अब प्रत्येक उम्मीदवार है राष्ट्रपति पद का यानी राष्ट्रपति पद का जो मतदाता है प्रत्येक उम्मीदवार को मत देता है, लेकिन मत देते समय वह अपना वरीयता क्रम निर्धारित करता है। अब वरीयता क्रम में कि पहली पसंद में आप किसको मत दे रहे हो, दूसरी पसंद में आप किसको राष्ट्रपति बनाना चाहते हो, पहली पसंद में किसको चाहते हो, तीसरी पसंद में किसको चाहते हो। जितने उम्मीदवार होते हैं उतने ही मतदाता अपना मत देता है। अगर मान लीजिए किसी उम्मीदवार को पहली पसंद में ही 50% मतों से अधिक
मत प्राप्त हो गए तो उसे राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। और अगर पहली पसंद में किसी उम्मीदवार को यानी 50% मतों से अधिक मतों का कोटा प्राप्त नहीं हुआ तो दूसरी वरीयता की काउंटिंग की जाएगी और दूसरी वरीयता के आधार पर जो बीबी गिरी है, हमारे भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे कि जो बीबी गिरी है वो द्वितीय वरीयता के आधार पर हमारे भारत के राष्ट्रपति बने थे। तो ये राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है जिसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे देखिए विद्यार्थियों, अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। देखिए विद्यार्थियों, राष्ट्रपति का यदि कार्यकाल के बारे में हम चर्चा करते हैं तो राष्ट्रपति का कार्यकाल है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल यानी पद ग्रहण करने की तिथि से यानी पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष का होता है। यानी राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, जिस दिन उसने पद ग्रहण किया है उस तिथि से कितने दिन का होगा? 5 वर्ष का होगा। अब 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले यानी कुछ परिस्थितियां यदि उत्पन्न हो गई है तो 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले भी राष्ट्रपति का पद क्या हो जाता है? रिक्त हो जाता है। अब रिक्त हो जाता है तो कुछ परिस्थितियां यानी जैसे राष्ट्रपति ने क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। अर्थात दोनों अपना त्यागपत्र एक दूसरे को देते हैं। और फिर यानी पद पर रहते हुए क्या हो गई? मृत्यु हो जाती है। अगर पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो भी पद रिक्त हो जाता है। और उच्चतम न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव क्या कर दिया? चुनाव अवैध घोषित कर दिया गया है। तो भी राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष की अवधि से पहले समाप्त हो जाता है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा चुनाव अवैध घोषित कर दिया तो भी पद 5 वर्ष की अवधि से पहले क्या हो जाता है? रिक्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है। अब देखिए महाभियोग यानी राष्ट्रपति को है पद से हटा दिया। अब पद से हटा रहे, राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाएगा? महाभियोग के आधार पर पद से हटाया जाएगा। तो पद से हटा दिया तो भी पद रिक्त हो जाएगा। और बाकी है योग्यता। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव योग्यता के आधार पर अवैध घोषित हो जाता है तो भी पद रिक्त हो जाता है। तो कहने का मतलब 1, 2, 3, 4 और 1, 5 ये 5 कारण है। अगर वास्तविक रूप से एग्जामिनर आपसे पूछता है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताइए, क्या सत्य है क्या असत्य है, तो पहली बात पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक वह अपने पद पर बना रहेगा। और यदि कुछ परिस्थितियां उत्पन्न हो गई तो 5 वर्ष की अवधि से पहले भी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। जैसे यदि वह स्वयं विवेक से अपना त्यागपत्र दे देता है तो त्यागपत्र देगा तो किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। फिर पद पर रहते हुए उसकी मृत्यु हो गई है और राष्ट्रपति यानी उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया है। फिर पद से हटा दिया। अगर पद से हटाया जाएगा तो कैसे हटाया जाएगा? महाभियोग के आधार पर। और फिर योग्यता के आधार पर, यानी राष्ट्रपति के जो चुनाव लड़ने की जो योग्यता के आधार पर यदि कोई उसकी योग्यता के आधार पर उसके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया है तो ये परिस्थितियां ऐसी है। ये परिस्थितियां यदि उत्पन्न हो जाती है तो 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले भी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। लेकिन अब 5 वर्ष की अवधि समाप्त हो गई तो भी राष्ट्रपति जब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी निर्वाचित होकर नहीं आएगा। तो कहने का मतलब 5 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी राष्ट्रपति जब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी निर्वाचित होकर नहीं आएगा। अब देखिए अनुच्छेद 57 में क्या दे रखा है?
पुनः निर्वाचन की पात्रता। देखिए, पुनः निर्वाचन की पात्रता से तात्पर्य है कि हमारे भारत में कोई व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, पुनः निर्वाचन का पात्र हो सकता है। जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। संविधान मौन है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। लेकिन अमेरिका में एक व्यक्ति केवल 2 ही बार राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। तो कहने का मतलब आर्टिकल 57 में यानी राष्ट्रपति के चुनाव पुनः निर्वाचन की पात्रता का उल्लेख किया गया है कि कोई व्यक्ति है भारतीय संविधान के अनुसार जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। संविधान मौन है। लेकिन इसके विपरीत अमेरिका में एक व्यक्ति केवल 2 ही बार राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। ठीक है, तो पुनः निर्वाचन की पात्रता के बाद में अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति बनने की योग्यता, कि राष्ट्रपति के लिए कौन कौन सी योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति बनने की जो योग्यता है कि राष्ट्रपति के लिए कौन कौन सी योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। तो देखिए, राष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यता है, पहली तो है यानी वह भारत का नागरिक हो। नंबर दूसरी है यानी न्यूनतम 35 वर्ष की आयु हो। न्यूनतम आयु कितनी हो? 35 वर्ष की हो। फिर है लोक सभा का सदस्य बनने के योग्य हो, यानी लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। और चौथी है न्यायालय के द्वारा यानी पागल अपराधी, न्यायालय के द्वारा पागल अपराधी या दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो, यानी किसी न्यायालय के द्वारा पागल अपराधी या दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो। तो ये हमारे संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति बनने की योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु हो और लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो और न्यायालय के द्वारा उसे पागल अपराधी या दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो। तो ये राष्ट्रपति बनने की, देखो कई बार पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान के अनुसार यानी राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम कितनी आयु का होना अनिवार्य है। तो देखो, अधिकतम का हमारे संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन ऐसा प्रश्न अक्सर अधिक बार पूछा जाता है कि अधिकतम का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, केवल न्यूनतम का उल्लेख है। और न्यूनतम कितनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। तो राष्ट्रपति बनने की योग्यता हो गई। फिर है अनुच्छेद यानी राष्ट्रपति बनने की शर्तें। अब राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी शर्तें अनिवार्य बताई गई है। तो देखिए शर्तें, पहली शर्त है कि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है। उस उम्मीदवार के लिए यानी जब वो अपना नामांकन पत्र लोकसभा के महासचिव को जमा कराता है तब उसके साथ यानी 50 प्रस्तावक और 50 क्या चाहिए? अनुमोदकों का समर्थन होना जरूरी है। क्योंकि राष्ट्रपति पद का कोई उम्मीदवार है जब लोकसभा के महासचिव को अपना आवेदन पत्र जमा कराएगा तो उस आवेदन पत्र पर 15 प्रस्तावक और 15 अनुमोदक का क्या होना चाहिए? समर्थन होना चाहिए। यानी प्रस्तावक यानी सांसद और अनुमोदक यानी विधायकों का कम से कम 50 सांसद और 50 विधायक उसके साथ होने चाहिए, उसके समर्थन में होने चाहिए। तभी लोकसभा का महासचिव उसके आवेदन पत्र को क्या करेगा? स्वीकार करेगा, अन्यथा वो क्या कर देगा? रद्द कर देगा। फिर दूसरा है
कि राष्ट्रपति अपने पद से यानी राष्ट्रपति अपने वेतन से कोई इनकम टैक्स नहीं भरेगा। कि राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति को इनकम टैक्स से क्या कर रखा है, मुक्त कर रखा है कि राष्ट्रपति अपने वेतन से किसी भी प्रकार का कोई इनकम टैक्स नहीं भरेगा। नंबर तीसरा है, राष्ट्रपति जब निर्वाचित हो जाता है तो वह दिल्ली में बना हुआ अपने शासकीय निवास का क्या होगा, शासकीय निवास का हकदार होगा। यानी जब राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो वो कहाँ पर रहेगा, अपने यानी दिल्ली में बना हुआ राष्ट्रपति भवन है अर्थात अब उसका जो शासकीय निवास है उसका ही वो क्या होगा, हकदार होगा। बिना किराए दिए हुए वह अपने शासकीय निवास पर रहेगा। फिर है, यदि राष्ट्रपति पद का कोई उम्मीदवार है कुल डाले गए वैध मतों का, यदि राष्ट्रपति पद का कोई उम्मीदवार कुल डाले गए वैध मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं करता है तो उसकी क्या हो जाती है, जमानत जब्त हो जाती है, उसकी जमानत जब्त हो जाती है। और राष्ट्रपति की जमानत राशि कितनी निर्धारित की गई है, 15,000 रुपये राष्ट्रपति की जमानत राशि क्या की गई है, निर्धारित की गई है। तो ये राष्ट्रपति बनने की प्रमुख शर्तें हुई। ठीक है, अनुच्छेद 60 में क्या है, राष्ट्रपति को शपथ है। तो राष्ट्रपति को शपथ है, राष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाएगी, मुख्य न्यायाधीश यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को पद ग्रहण करने से पहले उसे यानी शपथ दिलाई जाएगी। तो कहने का मतलब राष्ट्रपति की शपथ है तो राष्ट्रपति को शपथ यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में अन्य किसी वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा यानी क्या दिलाई जाएगी, शपथ दिलाई जाएगी। अब राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाएगी। ठीक है, और राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख हमारे संविधान की 3री अनुसूची में नहीं है। 3री अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं है। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग। देखिए राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए यानी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसको दिया गया है, संसद को दिया गया है। और संसद राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव कब पारित करेगी, जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है। जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तो उसे पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यानी राष्ट्रपति जब संविधान का अतिक्रमण करता है तो उसे पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव पारित यानी प्रस्ताव किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है कि महाभियोग का जो प्रस्ताव है किसी भी सदन से क्या हो सकता है, प्रारंभ किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है। लेकिन जिस सदन में प्रारंभ किया जाएगा, अब जिस सदन से प्रारंभ किया जाएगा, जिस सदन से प्रारंभ होगा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/4 भाग जो सदस्य है, सदस्यों का क्या चाहिए यानी बहुमत होना जरूरी है। 1/4 भाग सदस्यों के बहुमत या समर्थन से प्रस्ताव क्या किया जाएगा, प्रारंभ किया जाएगा। और
14 दिन पहले की लिखित सूचना, 14 दिन पहले की सूचना भी राष्ट्रपति को देना क्या है, अनिवार्य है। तो देखिए विद्यार्थियों, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है और राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव पारित करने का अधिकार संसद को दिया गया है। और संसद कब राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लगाएगी? जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तो उसे पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। महाभियोग की प्रक्रिया का प्रारंभ किस सदन से किया जाएगा? किसी भी सदन से किया जा सकता है, चाहे लोकसभा से कर दो चाहे राज्यसभा से कर दो, लेकिन जिस सदन से प्रारंभ होगा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/4 भाग सदस्यों का बहुमत उसे प्रारंभ करने के लिए आवश्यक है और 14 दिन पहले की लिखित सूचना भी देना अनिवार्य है। अब 1/4 सदस्यों ने बहुमत दे दिया और 14 दिन पहले की लिखित सूचना दे दी, तो अब उस महाभियोग के प्रस्ताव का जो वो प्रस्ताव है वो जिस सदन से प्रारंभ हुआ है उसी सदन के, यानी प्रारंभ होने वाले सदन है तो उसी सदन के 2/3 विशेष बहुमत से, यानी वो प्रस्ताव यानी विशेष बहुमत से वो प्रस्ताव क्या करना होगा, पारित करना होगा। जब उस सदन ने 2/3 विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया तो प्रस्ताव कहां चला जाता है? दूसरे सदन के पास चला जाता है, दूसरे सदन के पास चला जाता है। अब दूसरा सदन क्या देखेगा कि दूसरा सदन सबसे पहले तो जांच करेगा कि जो राष्ट्रपति पर प्रथम सदन के द्वारा जो आरोप लगाया गया है वो सही है या गलत है। तो ऐसी स्थिति में वह यानी राष्ट्रपति को भी सूचना भेजता है और राष्ट्रपति को अपने बारे में अपने स्पष्टीकरण में सदन में बोलने की अनुमति भी देता है। तो इस संबंध में राष्ट्रपति स्वयं आ सकता है अथवा कोई भी अपना प्रतिनिधि भेज सकता है। जब दूसरे सदन को भी यह विश्वास हो जाता है कि राष्ट्रपति पर जो प्रथम सदन के द्वारा जो आरोप लगाए गए वो सही है, तो दूसरा सदन भी इस प्रस्ताव को अपने 2/3 विशेष बहुमत से क्या कर देता है, पारित कर देता है। और जब दोनों सदनों के द्वारा विधेयक यानी महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर दिया तो राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है। तो इस प्रकार पद से हटाने की प्रक्रिया है। ऐसा हमारे संविधान में अभी तक नहीं हुआ है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर एक मोस्टली महत्वपूर्ण बात बताने के लिए जा रहे हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। यानी मनोनीत सदस्य भी राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रस्ताव में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। तो ये ध्यान आपको रखना है प्यारे विद्यार्थियों। अब देखिए मैं आगे कि राष्ट्रपति के चुनाव का विवाद। देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार की कोई धांधलेबाजी हो गई, राष्ट्रपति के चुनाव में यानी आर्टिकल अनुच्छेद 71 के तहत यदि राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार का यानी चुनाव में किसी भी प्रकार का विवाद हो गया या किसी भी प्रकार की धांधलेबाजी हो गई, तो उस विवाद या धांधलेबाजी को यानी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हल किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा क्या किया जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हल किया जाएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार का विवाद हो जाता है तो उस विवाद को किसके द्वारा हल किया जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हल किया जाएगा। यानी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा क्या किया जाएगा, हल किया जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब राष्ट्रपति के चुनाव का विवाद कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव का विवाद सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार का कोई विवाद हो जाता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हल किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। अब देखिए राष्ट्रपति का निवास स्थान। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रपति का निवास स्थान कहाँ है, राष्ट्रपति कहाँ पर विचरण करता है? तो देखिए राष्ट्रपति का निवास स्थान नई दिल्ली में स्थित, यानी कहाँ पर है, नई दिल्ली में स्थित
नई दिल्ली में कहाँ पर? रायसीन की पहाड़ियाँ हैं। नई दिल्ली में रायसीन की पहाड़ियों पर, रायसीन की पहाड़ियों पर बना राष्ट्रपति भवन, रायसीन की पहाड़ियों पर बना राष्ट्रपति भवन, कि रायसीन की पहाड़ियों पर बना जो राष्ट्रपति भवन है वो राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति का निवास स्थान है, जिसे पहले किस नाम से जाना जाता था? वायसरीगल लॉज के नाम से जाना जाता था, जो अंग्रेजों के जमाने में यानी वायसराय, भारत के वायसराय का निवास स्थान था। इस वायसरीगल लॉज में यानी रहने वाला प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। तो राष्ट्रपति का निवास स्थान नई दिल्ली में स्थित रायसीन की पहाड़ियाँ। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये रायसीन की जो पहाड़ियाँ है, कई बार आपके परीक्षा में पूछ लिया कि अरावली पर्वतमाला की जो पहाड़ियाँ हैं, अरावली पर्वतमाला की श्रृंखला कहाँ तक फैली हुई है? तो ये राष्ट्रपति भवन तक फैली हुई है। दिल्ली में इनको यानी श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? रायसीन की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो राष्ट्रपति का निवास स्थान नई दिल्ली में स्थित रायसीन की पहाड़ियों पर बना राष्ट्रपति भवन है, जिसे पहले वायसरीगल लॉज के नाम से जाना जाता था और जिसमें रहने वाला प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज अपनी क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। अपन ने राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की। कल अपन चर्चा करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां, कि संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां, कितने पावर सौंपे गए, उनके बारे में अपन कल चर्चा करेंगे। नमस्कार।